नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उन सारे प्रकारों को हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। दोस्तों की सब्जेक्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट यानी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अंत तक आप इसको देख सकते हैं। कर्ता के प्रकार, सब्जेक्ट सभी जानते हैं, लेकिन प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं उनके, उन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो प्रकार है वो है एजेंटिव सब्जेक्ट। क्या है? एजेंटिव सब्जेक्ट। यानी हम जो काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट का जो पहला प्रकार है वो है एजेंटिव सब्जेक्ट। यानी एजेंट जो होता है, मुख्य जो कर्ता धर्ता होता है, उसको यहां पर एजेंटिव सब्जेक्ट का नाम दिया है। और वो क्या होता है वो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, फंक्शन होता है ऑफ द सब्जेक्ट इज एजेंटिव, एजेंटिव का होता है। यानी ज्यादातर हम इस तरीके से समझेंगे सेंटेंस को या इस परिभाषा को कि इंग्लिश के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनमें ज्यादातर रोल जो होता है वो एजेंटिव सब्जेक्ट का होता है। एजेंटिव सब्जेक्ट को ही ज्यादातर यूज किया जाता है, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो पूरे वाक्य का कर्ता होता है, उस घटना को करने वाला होता है, उसे ही हम एजेंटिव सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे यहां पर एन एजेंटिव सब्जेक्ट इज टिपिकली माने आमतौर पर, यानी आमतौर पर द डूअर का मतलब कर्ता ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का इन ए सेंटेंस, वाक्य में होता है। यानी जो एजेंटिव सब्जेक्ट होता है वो किसी वाक्य का मुख्य रूप से डोअर होता है, कर्ता होता है, मुख्य रूप से कर्ता धर्ता होता है, एजेंट होता है, उसी को ही हम एजेंटिव सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे द डॉग चेज्ड द कैट। अब यहां पर बिल्ली का जो पीछा किया था, चेज माने पीछा किया था, वो किसने किया था? डॉग ने किया था। यानी अकेला यहां पर खुद डॉग क्या है? एजेंट है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? एजेंटिव सब्जेक्ट बोल देंगे। यानी यहां पर जो बिल्ली का जो पीछा किया है वो सिर्फ कुत्ते ने किया है, या मुख्य जो एजेंट है वो डॉग है, तो इस डॉग को हम एजेंटिव सब्जेक्ट के नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ओपन द डोर। दरवाजे को किसने खोला है? मोहन ने खोला है। किसी और सेकंड व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई थर्ड थिंग्स इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, केवल मोहन है। और मोहन को ही हम क्या बोल देंगे? एजेंट बोल देंगे। और एजेंट है तो एजेंटिव सब्जेक्ट इसे बोल देंगे। ये तो हुआ है एजेंटिव सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का जो प्रकार होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है जो औजार जो होते हैं, मटेरियल से संबंधित जो औजार होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट। यहां पर जनरली जो सब्जेक्ट ये होते हैं वो इनएनिमेट होते हैं, निर्जीव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें धातु या औजार के जो वस्तु हैं उनको सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया जाता है, और उनको ही हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी इंस्ट्रूमेंटल यानी जो भौतिक चीजें होती हैं, संसाधन युक्त जो चीजें होती हैं, औजार से युक्त जो चीजें होती हैं, उनको ही हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट बोलते हैं। और इनके अंतर्गत इनएनिमेट वस्तु आती है। जैसे कि इट एक्सप्रेसेस, अभिव्यक्त करता है, द मटेरियल। ये आ गया ना, मटेरियल। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जिस सेंटेंस में मटेरियल यूज होता है, मटेरियल यूज जो धातु है, वस्तुएं जो यूज होती हैं, उसको ही हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट बोलते हैं। कॉज ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का वह जो मटेरियल है वो क्या बनता है? कारण बनता है। उसमें ही हम किसका यूज करते हैं?
इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब जैसे यहां पर एग्जांपल देखेंगे, द की, यहां पर की आना चाहिए था, द की ओपन द डोर। तो यहां पर जो की है वो क्या है, मेटेरियल की बनी हुई है, किसी धातु की बनी हुई है। क्या बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। द की ओपन द डोर, अब दरवाजे को किसने खोला है, की ने खोला है। क्या है, की माने चाबी, और चाबी किसकी बनी हुई, तो स्टील या लोहे की या धातु की बनी हुई होती है। तो यहां पर जो की है, द की ओपन द डोर, जो की है वो एक इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कोई मटेरियल युक्त कोई चीजें आती हैं तो उनको हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब्जेक्ट का दूसरा प्रकार रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं अफेक्टेड सब्जेक्ट। क्या है, अफेक्टेड सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ड है अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट खुद प्रभावित होता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है, किसी क्रिया विधि से प्रभावित होता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, उसको ही हम अफेक्टेड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, एन अफेक्टेड सब्जेक्ट इज द एंटिटी, इज द एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, इकाई। यानी जो अफेक्टेड सब्जेक्ट होता है वो इकाई होती है। दैट इज इंपैक्टेड, जो प्रभावित करती है, अफेक्टेड प्रभावित करती है, बाय द एक्शन, किसी घटना को इन ए सेंटेंस, वाक्य में। यदि कोई घटना किसी भी सब्जेक्ट को प्रभावित करती है, अपने कार्यों के द्वारा प्रभावित करती है किसी वाक्य में, उस सेंटेंस में प्रभावित करती है, तो उसका जो फर्स्ट यूज जो वर्ड हुआ है सब्जेक्ट, उसको ही हम अफेक्टेड सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। द कैट, क्या है, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। अब यहां पर डॉग जो है किसका पीछा कर रहा है, बिल्ली का कर रहा है। किसका कर रहा है, बिल्ली का। तो कैट भाग रही है और कुत्ता पीछे से भाग रहा है। यानी बिल्ली खुद भाग नहीं रही है, बिल्ली को डर नहीं है। अगर कुत्ता नहीं होता तो बिल्ली भागती नहीं, बिल्ली भागती नहीं। क्यों भाग रही है, क्योंकि उसका कुत्ता जो पीछे पड़ रहा है उसके पीछे, तो भय के कारण वो जो बिल्ली है, कुत्ते के भय के कारण वो भाग रही है। तो बिल्ली कुत्ते की क्रिया के द्वारा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अफेक्टेड सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, मोहन फेल डाउन, मोहन नीचे गिर गया। अब इसका कारण यह हो सकता है कि इस मोहन के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है, यानी मोहन को किसी ने धक्का दे दिया, तो उसने क्रिया वैसे ही नहीं की है। क्यों की है, किसी ने उसमें धक्का दे दिया है, तब जाके वो नीचे गिर गया है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में हमने देखा कि ये दोनों किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाविधि से प्रभावित हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, यानी द कैट को और मोहन को क्या बोलेंगे, अफेक्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अफेक्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर हमने एजेंटिव सब्जेक्ट क्लियर किया, इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट क्लियर किया और अफेक्टेड सब्जेक्ट क्लियर किया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के प्रकार देखते हैं। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का जो प्रकार है वो देखते हैं, रेसिपिएंट सब्जेक्ट। क्या होता है, रेसिपिएंट सब्जेक्ट क्या होता है, यानी ग्राह्यकर्ता या प्राप्त करता। यानी यदि किसी सेंटेंस में ऐसा कर्ता जो किसी चीज को प्राप्त करता है या उसके पास है, तो उस सब्जेक्ट को हम रेसिपिएंट सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक आईफोन है, पैसा ही पैसा होगा, तो मैं क्या हूं, मैं सब्जेक्ट जो हूं, मेरे पास रेसिपिएंट सब्जेक्ट कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, रेसिपिएंट सब्जेक्ट कहलाऊंगा। जैसे इस प्रकार के जो कर्ता होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स, यानी जो इंग्लिश की जो दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, यानी डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब्स। यानी डायनेमिक में गतिशील और स्टेटिव में अस्थिर, यानी जो गतिशील ना करें।
यानी ऐसी वर्ब्स जो गतिशील ना हो, यानी उनको स्टैटिक वर्ब्स बोला जाता है। और इनको मैं जब क्लासेस लूंगा वर्ब्स की, उसके अंतर्गत डीपली आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जितने भी स्टैटिक वर्ब्स होती है, जैसे हैव है, पजेस है, लाइक है आदि क्रियाओं के साथ ये कर्ता प्रयोग किए जाते हैं। कौन से वाले? रेसिपिएंट सब्जेक्ट। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, राम पजेसेस ए कार। राम के पास एक क्या है? कार है। तो राम यहां पर एक प्राप्त करता है, ग्राह्य करता है, इसे ही हम क्या बोल देंगे? रेसिपिएंट सब्जेक्ट बोल देंगे। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। उनके पास एक सुंदर घर है। तो घर किनके पास है? दे, यानी उनके पास है। तो दे जो सब्जेक्ट है वो एक रेसिपिएंट सब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो दे वाला सब्जेक्ट है वो रेसिपिएंट सब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकेटिव सब्जेक्ट। क्या है? लोकेटिव। आपकी लोकेशन बताओ, यानी स्थान के बारे में बताएगा। इस प्रकार के जो कर्ता होते हैं वो किसी प्लेस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? प्लेस, यानी स्थान के बारे में बताते हैं, स्थान को तय करते हैं। जैसे जयपुर इज ए बिग सिटी, यानी जयपुर इज ए बिग सिटी। तो जयपुर यहां पर क्या है? एक लोकेटिव सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यदि आपसे पूछे, कोई स्थान पूछे कि सर ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको जवाब देना कि ये लोकेटिव सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? लोकेटिव सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है भरतपुर इज अ स्मॉल सिटी। भरतपुर क्या है? एक छोटा शहर है। तो यहां पर भी भरतपुर क्या है? एक लोकेटिव सब्जेक्ट है। तो जयपुर और भरतपुर यहां पर कौन से सब्जेक्ट हुए? लोकेटिव सब्जेक्ट हुए। नेक्स्ट है दोस्तों टेम्पोरल सब्जेक्ट। टेम्पोरल सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट जो समय को इंगित करे। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें समय पहले दिया हुआ होता है और पूरा वाक्य बन जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम टेम्पोरल सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट हमेशा इस प्रकार के जो कर्ता होते हैं वो समय को इंगित करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि टुमारो, कल इज माई बर्थडे, मेरा बर्थडे है। तो यहां पर जो टुमारो है वो समय को इंगित कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल सब्जेक्ट बोलेंगे। द डे ऑफ टुडे इज वेरी हॉट, यानी आज का जो दिन है वो बहुत ही गर्म है। द डे ऑफ द टुडे क्या है? टेम्पोरल सब्जेक्ट है। क्या है? टेम्पोरल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? एक समय को इंगित कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्रकार है वो है दोस्तों इवेंटिव सब्जेक्ट। इवेंटिव यानी किसी अरेंजमेंट को दिखाना या फिर किसी एक्टिविटीज को दिखाना, यानी क्रियाविधियों को दिखाना। यानी जो इवेंटिव सब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसी अरेंजमेंट को दिखाता है, किसी व्यवस्थाओं को दिखाता है। एक्टिविटीज यानी क्रियाविधियों के बारे में बताता है, उसे ही हम इवेंटिव सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, द कॉन्सर्ट इज ऑन ट्यूसडे, यानी जो सम्मेलन होने वाला है वो ट्यूसडे को होने वाला है। यानी जो कॉन्सर्ट होने वाला है वो, यानी अरेंजमेंट जो होगा वो उसका कब होगा? ट्यूसडे का होगा। तो यहां पर जो द कॉन्सर्ट है वो इवेंटिव सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी इवेंटिव सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर देखेंगे द मैरिज, यानी जो शादी है विल टेक प्लेस होगी द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। यानी जो शादी है वो अगले महीने होगी। तो यहां पर जो मैरिज है वो क्रियाविधि या अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ही इसे हम इवेंटिव सब्जेक्ट बोलेंगे। इवेंटिंग यानी किसी घटना का किसी समय घटित होना, व्यवस्था होना, क्रियाविधि करना। तो इन सब्जेक्ट्स को हम इवेंटिव सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट। इम्पटी सब्जेक्ट। इम्पटी सब्जेक्ट, यदि आपसे कोई पूछता है कि इम्पटी सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर केवल 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 इट होना चाहिए। यानी इस कर्ता के अंतर्गत केवल इट सब्जेक्ट आता है और इट सब्जेक्ट एक इम्पटी सब्जेक्ट कहलाता है। इट का प्रयोग जो प्रेडिक्शन की जाती है क्लाइमेट की, जलवायु जो भविष्यवाणियां की जाती है उनके लिए इट का प्रयोग होता है। इनएनिमेट थिंग्स जो यूज होते हैं तो उनके लिए भी हम इट का ही यूज
करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एम्प्टी सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको सीधा ही जवाब देना है कि सर एम्प्टी सब्जेक्ट इट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। यदि आपसे कोई कहे कि इट यहां पर कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपको जवाब देना है कि इट यहां पर एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। कौन सा है? एम्प्टी सब्जेक्ट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी जो इट है वो एम्प्टी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होने वाला है। तो यहां पर एक प्रेडिक्शन की जा रही है, तो यहां पर जो इट है वो एक एम्प्टी सब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डमी। डमी सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत? एम्प्टी तो आपने बता दिया इट होता है, तो डमी क्या होता है? डमी सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश ग्रामर में वो केवल देयर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जहां भी देयर आपको दिखाई देता है वो एक डमी सब्जेक्ट कहलाया जाता है, निष्क्रिय सब्जेक्ट कहलाया जाता है, डमी सब्जेक्ट कहलाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं। देयर आर 4 बॉयज इन माई क्लास, मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। तो यहां पर देयर जो है वो एक डमी सब्जेक्ट है, निष्क्रिय सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर इज ए मैन इन माई रूम, तो मेरे रूम में एक क्या है? एक व्यक्ति है। तो यहां पर जो देयर है वो भी एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपसे कोई पूछे एम्प्टी सब्जेक्ट क्या होता है? एम्प्टी सब्जेक्ट इट होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि डमी सब्जेक्ट देयर होता है। और बहुत सारे सेंटेंस आजकल देयर से शुरुआत होते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं, देयर आर 4 स्टूडेंट इन माई क्लास, देयर इज ए 1 स्टूडेंट इन माई क्लास, देयर इज ए होम, देयर इज ए, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं माई स्कूल पर, तो देयर इज ए रूम इन माई स्कूल, देयर इज ए फैन इन माई स्कूल, देयर इज ए किचन गार्डन इन माई स्कूल। तो बहुत सारी स्टोरीज भी देयर से स्टार्ट होती है। तो वहां पर देयर जो होता है एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी छोटी सी मेहनत के लिए आप लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छी है या नहीं। और इसे अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता लगे कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।